Hello everyone, welcome in first priority MCQ session of Guwahati nursing classes. This is our third session number 3. इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये दो मोटिवेशनल लाइनें हैं। द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब, कि आपका एक सुनहरा जो व्यूज है या कहीं कि एक ब्यूटीफुल व्यू है वो हमेशा किसके बाद आता है? एक कठिन चढ़ाई के बाद आता है। उसी तरीके से जिंदगी का जो एक बेहतरीन पल है वो कब आता है? आपकी एक बहुत कठिन मेहनत के बाद। यानी कि आपकी ज़िंदगी का सबसे ब्यूटीफुल जो दिन होगा, ब्यूटीफुल डे होगा, वो किसके बाद होगा? आपकी हार्डवर्क के बाद में होगा। आपका आज का हार्डवर्क ये डिसाइड करेगा कि आपका आने वाला कल कैसा होगा। तो मेहनत करते रहिए। आगे बढ़ते अपने क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ब्लैकआउट्स नर्स असेस द विच मेमोरी इंटैक्ट इन द पेशेंट, कि ब्लैकआउट के दौरान नर्स क्या असेस करती है कि पेशेंट के अंदर कौन सी मेमोरी इंटैक्ट रहती है। क्वेश्चन में पूछा है कि एक पेशेंट नर्स को मिला है जो किसका है? ब्लैकआउट्स का। और उसके दौरान जब नर्स असेस करती है तो क्या असेस करेगी कि किस तरीके की मेमोरी पेशेंट के अंदर इंटैक्ट रहती है, यानी कि उसके अंदर प्रेजेंट है, और कौन सी लॉस हुई है। पहले बात करते हैं ब्लैकआउट की कि ब्लैकआउट्स क्या होते हैं। ये किसके अंदर देखने को मिलता है? एल्कोहलिक पेशेंट के अंदर। एल्कोहलिक पेशेंट के अंदर इसके अंदर क्या होता है कि जब भी पेशेंट इंटॉक्सिकेटेड होता है, तो उस टाइम क्या होता है? उस पेशेंट के अंदर उस समय का, जिस टाइम पेशेंट ने अल्कोहल ले रखी है, उस टाइम उस पेशेंट को क्या हो जाता है? एमनेसिया हो जाता है। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं कि उस पेशेंट को क्या हो जाता है? एंटेरोग्रेड एमनेशिया। और किस पेशेंट के अंदर? जिसने अल्कोहल ले रखी है, मतलब जिस टाइम पीरियड के लिए उसने अल्कोहल ली है उस टाइम पीरियड के लिए उसको क्या होता है? एमनेशिया होता है। और ये कैसा होता है? हमारा शॉर्ट टर्म एमनेशिया होता है। कैसा? शॉर्ट टर्म एमनेशिया। इसके अंदर क्या होता है? पेशेंट जिस टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो होता है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड, उसी को भूल जाता है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड को भूल जाता है। फॉरवर्ड कौन सा होता है? व्हेन ही इंजेस्ट अल्कोहल, कि जब वो अल्कोहल पीता है उस टाइम पीरियड को क्या करता है? भूल जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैकआउट्स। तो अब हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ड्यूरिंग ब्लैकआउट्स नर्स असेस द विच मेमोरी इंटैक्ट इन द पेशेंट, तो कौन सी मेमोरी पेशेंट के अंदर रहेगी? यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को तो पेशेंट क्या कर गया? भूल गया। तो ये तो क्या होगा? आंसर नहीं होगा। इसके अंदर ये तो क्या होता है? हमारा पेशेंट भूल जाता है उस टाइम पीरियड को। पेशेंट को, अगर बहुत बार पेशेंट को आपने देखा होगा, पेशेंट कहता है कि आज दारू पीने के बाद वो क्या करता है? पेशेंट बहुत सारे वादे कर देता है कि ये कर देगा, वो कर देगा, ये कर देगा। लेकिन सुबह जब पेशेंट का उसका नशा उतरता है तो उसके बाद उससे पूछे कि तुमने तो ये बोला था, तो वो कहता है कि मैंने बोल दिया होगा, नशे में बोल दिया होगा। तो पेशेंट को कुछ भी याद नहीं रहता। उसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस इन ब्लैकआउट्स। तो वो क्या होता है? ब्लैकआउट्स जो इंटॉक्सिकेटेड पेशेंट होते हैं, अल्कोहल इंटॉक्सिकेटेड, वो क्या करते हैं? पर्टिकुलर टाइम पीरियड का जो जिसमें उन्होंने अल्कोहल पिया उसको भूल जाते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्लैकआउट्स। इसके अंदर क्या होती है? रिमोट मेमोरी। लेकिन पेशेंट क्या करता है? उसको पहले का सब याद रहता है, और जब उसने पी है और उसको जब होश आता है उसके बाद उसको सब याद रहता है। यानी कि उसकी ये मेमोरी, रिमोट मेमोरी जो होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट मेमोरी, वो तो क्या रहती है? उसके अंदर इंटैक्ट रहती है। और बहुत, ये तो बहुत तो वैसे ही गलत हो गया, परमानेंट ग्लोबल एमनेशिया। और इसके अंदर ऐसा थोड़ी ना है कि आज उसने अल्कोहल पी और वो पहले का पूरा ही भूल गया, तो वो ऐसा कभी नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है? परमानेंट मेमोरी लॉस। परमानेंट मेमोरी लॉस किसके अंदर होता है? ऑप्शन डी के अंदर, परमानेंट ग्लोबल एमनेशिया में, कि उसको एक बार आज उसने दारू पी और उसकी वजह से वो क्या होता है कि वो उसको पूरा भूल जाए, ऐसा भी नहीं होता। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। रिमोट मेमोरी उस पेशेंट के अंदर क्या रहती है? इंटैक्ट रहती है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आज का हमारा है, ए क्लाइंट विद एंजाइना इज टेकिंग निफेडिपिन, व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स गिव द क्लाइंट। यानी कि हमारा एक पेशेंट है, किसका है? एंजाइना का है, और वो क्या ले रहा है? निफेडिपिन ले रहा है। निफेडिपिन, निफेडिपिन क्या है? एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। क्या है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। तो वो पूछ रहा है कि व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स गिव द क्लाइंट, कि नर्स क्लाइंट को क्या इंस्ट्रक्शन देगी रिगार्डिंग द निफेडिपिन,
कि वो जब पेशेंट निफेडिपिन ले रहा है तो नर्स उसको क्या समझाएगी कि निफेडिपिन लेते समय आपको क्या ध्यान रखना है, ये वो पूछ रहा है। तो पहला हमारा है मॉनिटर ब्लड प्रेशर मंथली, सेकंड ऑप्शन है परफॉर्म डेली वेट, थर्ड ऑप्शन है इंस्पेक्ट गम्स डेली, लिमिट इनटेक ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो हम क्या करते हैं, निफेडिपिन की बात करते हैं। तो निफेडिपिन जो होती है हमारी क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। इसका अगर मैं बात करूँ तो इसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो होता है वो इसका क्या होता है, हेडेक होता है, इसका हेडेक होगा और स्वेलिंग होगी। स्वेलिंग अगर पूछे कि तो फर्स्ट नंबर पे क्या होगी हमारी स्वेलिंग और सेकंड नंबर पे हेडेक होगा, लेकिन स्वेलिंग जो होगी वो हमें कहाँ देखने को मिलेगी, एंकल पे। लेकिन ये क्या करता है, निफेडिपिन क्या करता है, जो हमारे गम्स जो होते हैं, गम्स हाइपरट्रोफी करवाता है। क्या करता है, गम्स की हाइपरट्रोफी भी करवाता है। तो इसलिए इसमें क्या होगा कि मॉनिटर ब्लड प्रेशर मंथली, तो क्या करेंगे, मंथली ब्लड प्रेशर जब भी अगर कोई पेशेंट एंटी हाइपरटेंसिव ले रहा था तो उसको फ्रीक्वेंट क्या करना होता है, अपना प्रेशर चेक करना होता है कि उसका जो हमारा मेडिसिन पेशेंट ले रहा है उसका डोज ठीक है या नहीं है, या उसको डोज को टाइट्रेट करना है। दूसरा है कि तो ये क्या होगा हमारा मंथली, तो हम उसको नहीं करेंगे, उसको फ्रीक्वेंटली चेक करेंगे। परफॉर्म डेली वेट, इसकी मतलब इसको क्या होगा कि डेली वेट चेक करना निफेडिपिन के साथ, ये एक करेक्ट ऑप्शन नहीं है। इंस्पेक्ट गम्स डेली, गम्स की हाइपरट्रोफी होगी इसलिए इसको हमें क्या करना होगा, डेली चेक करना होगा। अगर सपोज दैट कि पेशेंट को गम्स हाइपरट्रोफी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस ड्रग को इमीडिएट स्टॉप करना पड़ेगा, इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ता है, डेली हम जब भी पेशेंट को निफेडिपिन देते हैं तो उसको बोलते हैं कि हमें तुम्हें क्या करना है, डेली अपने मसूड़ों को, गम्स का मतलब मसूड़ों को चेक करना है, कि अगर जैसे उनमें ग्रोथ स्टार्ट हो तो तुम्हें तुरंत आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है, डॉक्टर जो है, उसको इन्फॉर्म करना है कि मेरे को ऐसा हुआ है और मुझे तुरंत मेडिसिन चेंज करने की ज़रूरत है। और लिमिट इनटेक ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, निफेडिपिन का और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का कोई रिलेशन नहीं है, पेशेंट इनको यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर निफेडिपिन के साथ किसको यूज़ नहीं करना, निफेडिपिन के साथ सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स, या अगर ऑप्शन में आपको मिले कि ग्रेप फ्रूट्स जो होते हैं, ग्रेप फ्रूट्स, उनको क्या करना, नहीं करना, उसको यूज नहीं करना। ये क्या करते हैं, इस निफेडिपिन की इंक्रीज इन ब्लड, इससे उसकी क्या हो जाती है, टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो हम बोलेंगे ये क्या करते हैं, इसकी टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करते हैं। कौन, या तो सिट्रस फ्रूट या ग्रेप फ्रूट्स। ग्रेप फ्रूट्स और सिट्रस फ्रूट्स को हमें क्या करना है, हमें निफेडिपिन के साथ अवॉइड करना है। ठीक है, तो ये हमारा किस में क्या करना है, हमें पेशेंट के गम्स को डेली चेक करना है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए 60-year-old client on 2 days after hip surgery has no cardiac history but reports having chest heaviness. The client should first. हमारे पास एक 68-year-old client है, उसको क्या हुआ है, हिप सर्जरी हुई है। उस हिप सर्जरी के 2 दिन बाद, मतलब जैसे आज उसका हिप सर्जरी हुआ, उसके 2 दिन बाद पेशेंट क्या कंप्लेंट करता है, चेस्ट हैवीनेस की। पेशेंट कंप्लेंट करता है किसकी, चेस्ट हैवीनेस की। लेकिन पेशेंट को क्या है कि नो कार्डियक हिस्ट्री, उसको पहले कोई कार्डियक प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी वो किसकी कंप्लेंट कर रहा है, चेस्ट हैवीनेस। तो नर्स क्या करेगी, नर्स शुड फर्स्ट, तो नर्स को क्या करना है, प्रायोरिटी पूछा है कि नर्स क्या करेगी, इंक्वायर अबाउट द ऑनसेट, ड्यूरेशन, सीवियरिटी एंड प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर ऑफ द हैवीनेस। तो नर्स क्या करेगी, उससे इंक्वायरी करेगी कि आपको कब हुआ, कितना टाइम हो गया, कितना सीवियर पेन है और इसके क्या रीजंस हैं, उनके बारे में वो क्या करेगी, उस पेशेंट से इंक्वायरी करेगी या पेशेंट से पूछेगी। या फिर नर्स क्या करेगी, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन वाया नेजल कैनुला, या फिर नर्स उसको क्या करेगी, नेजल कैनुला से उसको ऑक्सीजन देगी। ऑफर पेन मेडिकेशन फॉर द चेस्ट हैवीनेस, या फिर उसको क्या करेगी, मेडिसिन देगी पेन के लिए। इन्फॉर्म द हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफ द चेस्ट हैवीनेस, या फिर डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगी कि पेशेंट को ऐसा ऐसा हुआ है। तो हम असेस करते हैं एक एक क्वेश्चन को। सबसे फर्स्ट वन, हम ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं, इन्फॉर्म द हेल्थ केयर प्रोवाइड टू चेस्ट हैवीनेस। श्योरली हमें पेशेंट को, मतलब हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है कि पेशेंट को ऐसा हो गया है। क्यों करना है, क्योंकि पेशेंट उस कंडीशन, डॉक्टर जो होता है उसकी कंडीशन को असेस करेगा।
लेकिन उससे पहले डॉक्टर को हमने कॉल किया कि डॉक्टर साहब पेशेंट को ये हुआ है, तो फिर डॉक्टर क्या तुरंत वो पूछेगा हमसे कि पेशेंट को कब हुआ, कैसे हुआ, कितना देर हो गया, दर्द कितना है, उसका मतलब पेन स्केल जो है उसमें कितना लेवल है, सारा डॉक्टर भी हमसे पूछेगा। तो हमें क्या करना है, उससे पहले पेशेंट से हमें पूछना है कि आपको कब से दर्द हुआ, क्या है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उस पेशेंट से इंक्वायरी करनी है। और इंक्वायरी क्यों करनी है, क्योंकि अगर हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, इतने टाइम से है, इतना सीवियर है और ये इसके रीज़न है। तो ये क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो अभी हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, ये वाला। अभी और ऑप्शन देखते हैं। तो इससे डॉक्टर को इन्फॉर्म करने से पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसकी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, तो पहली प्रायोरिटी है। फिर है ऑफर पेन मेडिकेशन, कि डॉक्टर हमें जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है हम वो दे सकते हैं, हम हमारी तरफ से उसको ऑफर नहीं कर सकते। तो इसलिए ऑफर तो करने वाला तो सिस्टम गलत। अगर प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है तो वो पेशेंट दे सकता है, नर्स के पास ये राइट नहीं है कि वो पेशेंट को मेडिसिन दे। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन वाया कैनुला, इधर पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या फिर उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है, इधर उसको चेस्ट हैवीनेस है, और वो मे बी किसी भी रीज़न से हो सकती है। क्योंकि चेस्ट हैवीनेस है तो उसको हो सकता है कि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो गया हो या डीवीटी हो गया हो, तो उसको कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेशेंट को हम ऑक्सीजन कब देते, जब पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है या फिर पेशेंट को रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता है, तब हम उस पेशेंट को क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस पेशेंट से इंक्वायरी करनी है या उस पेशेंट से पूछना है कि आपको ये पेन कब हुआ है, कितने दिन से ये पेन हो रहा है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो क्या होगा, राइट आंसर होगा। प्रायोरिटी एससीपी इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन से पहले ये पता करना होगा कि हमें इन्फॉर्म डॉक्टर को हमें क्या इन्फॉर्म करना है। हमें डॉक्टर को बुलाना क्या है, क्या कह के बुलाना है कि इस पेशेंट को ये हुआ है, इतना सीवियर हो रहा है और आपको ज़रूरत, आपको आने की ज़रूरत है। इस डॉक्टर को इन्फॉर्म करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पेशेंट से इंक्वायरी करनी पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द क्लाइंट हैज़ बीन मैनेजिंग एंजाइना एपिसोड्स। एक क्लाइंट हैज़ बीन मैनेजिंग एंजाइना एपिसोड विद नाइट्रोग्लिसरीन, यानी कि एक पेशेंट है जो क्या कर रहा है, अपने एंजाइना एपिसोड्स के लिए क्या ले रहा है, नाइट्रोग्लिसरीन ले रहा है, यानी कि वो एनटीजी की टैबलेट ले रहा है। विच फाइंडिंग इंडिकेट दैट द थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग हैज़ बीन अचीव्ड। तो हम पहले बात करते हैं एनटीजी की या नाइट्रोग्लिसरीन की। तो नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, एक पोटेंट वेसोडायलेटर है, वेसोडायलेटर है। और ये कहाँ पे करती है, पेरिफेरल वेसोडायलेटर है। पेरिफेरी के अंदर ये क्या करती है, वेसोडायलेशन करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज प्रीलोड। जब उसका प्रीलोड यानी कि क्या प्रीलोड क्या होगा कि जब अगर पेरिफेरी के अंदर वेसोडाइलेशन होगा तो हार्ट के अंदर ब्लड कम पहुंचेगा। अगर हार्ट के अंदर ब्लड कम पहुंचा या फिर हम बोले कि डिक्रीज प्रीलोड, तो उससे क्या होगा कि हार्ट को कम काम करना पड़ेगा और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी ऑक्सीजन डिमांड जो है हार्ट की वो कम होगी। अगर डिक्रीज प्रीलोड तो क्या होगा, डिक्रीज ऑक्सीजन डिमांड ऑफ हार्ट, तो हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड क्या होगी, कम होगी। लेकिन वैसोडायलेशन की वजह से उस पेशेंट के अंदर क्या होता है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर। डिक्रीज ब्लड प्रेशर, तो उसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज परफ्यूजन प्रेशर। और जब परफ्यूजन प्रेशर डिक्रीज होता है तो उसकी वजह से क्या होते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में इसके डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे कि उस पेशेंट का क्या हुआ, ऑक्सीजन डिमांड डिक्रीज हुआ। ऑक्सीजन डिमांड डिक्रीज हुआ तो उसकी वजह से उसमें क्या होता है, उसका जो एंजाइना है, वो एंजाइना का जो पेन है वो क्या होगा, पेन रिलीफ होगा, पेन रिलीफ होगा। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि एंजाइना एपिसोड के लिए जो पेशेंट नाइट्रोग्लिसरीन ले रहा है, विच फाइंडिंग इंडिकेट द थेराप्यूटिक इफेक्ट। प्लीज नोट दिस वर्ड, मार्क दिस वर्ड, थेराप्यूटिक इफेक्ट। हमें उस पेशेंट का क्या बताना है, थेराप्यूटिक इफेक्ट बताना है कि उस पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट मिला है या उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट कैसा है, हैव बीन अचीव्ड, जो उसका अचीव हुआ है, कि हमने किस काम के लिए वो मेडिसिन दी थी, पेन के लिए। एंजाइना या क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, जिसके लिए हमने उसको क्या दी है, दवाई दी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसका पेन रिलीव करना है। तो सबसे फर्स्ट वन हमारी प्रायोरिटी क्या होगी, पेन रिलीव करना। दूसरा हमें क्या करना है, उसका प्रीलोड भी कम करना है। प्रीलोड कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका वैसोडायलेशन करना पड़ेगा। और वैसोडायलेशन की वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है।
लेकिन ये क्या है, सेकेंडरी है। ब्लड प्रेशर डिक्रीज होना क्या है, सेकेंडरी है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, डिक्रीज चेस्ट पेन, कि हमारा डिक्रीज चेस्ट पेन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में है, और यही हमारी क्या है, ये हमारा थेराप्यूटिक है। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, तो ये वैसोडाइलेटर है, और वैसोडाइलेटर है तो क्या होगा, वैसोडाइलेटर की वजह से डिक्रीज बीपी, तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, तो ये तो क्या हो गया, एक हमारा ऑप्शन गलत हो गया। फिर है डिक्रीज ब्लड प्रेशर, बिल्कुल डिक्रीज होगा, लेकिन डिक्रीज होगा कैसे, ये हमारा क्या होगा, इफेक्ट सेकेंडरी इफेक्ट होगा, सेकेंडरी इफेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि हमने पेशेंट का ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ क्योंकि ये ड्रग कैसी है, वैसोडाइलेटर है, लेकिन हमने किसके लिए दिया है पेशेंट को, एंजाइना के लिए दिए है, हमने ड्रग एंजाइना के एपिसोड्स के लिए दिए हैं। तो डिक्रीज ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, ऑप्शन सही है, ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये इफेक्ट होगा, लेकिन ये कैसा है, सेकेंडरी इफेक्ट बोलते हैं इसको, सेकेंडरी इफेक्ट। ठीक है। डिक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट एंटीजी जो होती है वो हार्ट रेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालती, तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ये ऑप्शन क्या होंगे, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 सही होगा, लेकिन हमारा थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज चेस्ट पेन। तो ऑप्शन 1 जो है हमारा डिक्रीज चेस्ट पेन, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। जबकि ऑप्शन 3 जो है इसका क्या है, सेकेंडरी इफेक्ट है ड्रग का, और वो किस वजह से है, पेरिफेरल वैसोडाइलेशन की वजह से। तो समझ में आया कि यहाँ तक क्या हुआ कि हमारा ऑप्शन 1 और 3 दोनों सही है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में पूछा है थेराप्यूटिक इफेक्ट के बारे में पूछा है। तो थेराप्यूटिक इफेक्ट में क्या होगा, पेशेंट का डिक्रीज चेस्ट पेन, तो पेशेंट का जैसे चेस्ट पेन डिक्रीज होगा तो ये क्या होगा, पेशेंट का थेराप्यूटिक इफेक्ट होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 1 डिक्रीज चेस्ट पेन। तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ये हमारा डॉक्टर जो है, प्रिस्क्राइब कंटिन्यूस आईवी नाइट्रोग्लिसरीन इन्फ्यूजन। उसने क्या किया है, डॉक्टर ने बोला है कि पेशेंट को हमें क्या देना है, इन्फ्यूजन देना है एनटीजी, एनटीजी फॉर द क्लाइंट विद मायोकार्डियल इन्फेक्शन। उस पेशेंट को हार्ट अटैक आया है, उस पेशेंट को हमें क्या देना है, एनटीजी को इन्फ्यूजन में देना है। तो द नर्स शुड, तो नर्स क्या करेगी, उसने पूछा है कि जिस पेशेंट को एनटीजी इन्फ्यूजन में देना है उसके लिए नर्स क्या करेगी। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, ऑब्टेन ए इन्फ्यूजन पंप फॉर द मेडिकेशन, कि इस मेडिसिन को इन्फ्यूजन पंप से देगी। टेक द ब्लड प्रेशर एवरी 4 आवर, और हर 4 घंटे में बीपी लेगी। मॉनिटर यूरिन आउटपुट आर्ली, और उसका यूरिन आउटपुट हर घंटे में मॉनिटर करेगी। ऑब्टेन सीरम पोटेशियम लेवल डेली, और उसका डेली क्या करेगी, सीरम पोटेशियम लेवल चेक करेगी। पहले बात तो ये कि एनटीजी जो है, हमने अभी बात की कि एनटीजी क्या होती है, एनटीजी को हम कभी भी बोलस नहीं देते। क्यों, क्योंकि एनटीजी क्या करती है, पेरिफेरल वैसोडाइलेशन, पेरिफेरल वैसोडाइलेशन डायलेशन करेगी, तो उसकी वजह, पेरिफेरल वैसोडाइलेशन की वजह से क्या होगा, डिक्रीज परफ्यूजन प्रेशर, डिक्रीज परफ्यूजन प्रेशर। और जब इसका परफ्यूजन प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो आपको एक बात पता होगी कि जैसे इसका परफ्यूजन अगर ब्रेन के अंदर कम हुआ, अगर इसका परफ्यूजन प्रेशर ब्रेन के अंदर कम हुआ तो पेशेंट को क्या होगा, सिनकोप, डिजीनेस, सिनकोप, डिजीनेस, हेडेक, ये सारे सिम्टम्स को पेशेंट को क्या करने पड़ेंगे, देखने को मिलेंगे। या फिर और उसके अंदर क्या होगा, किडनी के अंदर डिक्रीज यूरिन आउटपुट, और हेपेटिक क्लियरेंस, रीनल क्लियरेंस, ये सारे क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो इसलिए क्या करना है, हमें इस पेशेंट को बोलस नहीं देना। तो सबसे पहला ऑप्शन तो हमारा यही है, ऑब्टेन एन इन्फ्यूजन पंप फॉर द मेडिकेशन, कि हमें इस पेशेंट को क्या करना है, इन्फ्यूजन पंप तो लगाना है। तो हमारा पहला ऑप्शन तो सही है कि हमें इस पेशेंट को क्या करना है, इन्फ्यूजन पंप से ये दवाई देनी है, बिल्कुल सही बात है। टेक द ब्लड प्रेशर एवरी 4 आवर, अगर हमने अभी बात की कि इसको अगर हमने पेशेंट को इन्फ्यूजन पंप लगा दिया, इसका मतलब पेशेंट को क्या है, सिचुएशन तो क्रिटिकल है। अगर आपने किसी पेशेंट को इन्फ्यूजन पंप से जोड़ा है तो आपको उसको क्या लगाना पड़ेगा, कार्डियक मोनीटर, कार्डियक मोनीटर। और जब कार्डियक मोनीटर लगाएंगे तो आप उस पेशेंट को नॉट एवरी 4 आवर, तो आप उस पेशेंट को क्या नहीं करेंगे, एवरी 4 आवर नहीं करके उसको क्या करेंगे, कंटिन्यूस बीपी मॉनिटरिंग करेंगे, कंटिन्यूस बीपी मॉनिटरिंग। और वो किससे होगी, हमारी कार्डियक मॉनिटर की वजह से।
आपको उस पेशेंट को किस पे रखना है, कार्डियक मॉनिटर पे रखना है। तो कार्डियक मॉनिटर पे उसकी क्या करनी पड़ेगी, आपको कंटिन्यूस बीपी मॉनिटर करना है, एवरी 4 आवरली उसका बीपी चेक नहीं करना। तो ये हमारा ऑप्शन भी क्या हो गया, ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। तो हमें ऑप्शन सेकंड तो उसको नहीं देना। मॉनिटर यूरिन आउटपुट आर्ली, हमें पता है कि अगर हमने एनटीजी दिया है तो एनटीजी क्या करेगी, डिक्रीज परफ्यूजन प्रेशर, परफ्यूजन प्रेशर डिक्रीज करेगी, और परफ्यूजन प्रेशर अगर डिक्रीज करेगी तो यूरिन आउटपुट ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो हम उसका आर्ली तो यूरिन आउटपुट क्या करेंगे, मॉनिटर नहीं करेंगे, हम उसका डेली यूरिन आउटपुट मॉनिटर करेंगे, पर आर्ली से उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ऑब्टेन सीरम पोटेशियम लेवल डेली, तो नाइट्रोग्लिसरीन सीरम पोटेशियम लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं डालते, इसलिए इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। पोटेशियम तो नाइट्रोग्लिसरीन की वजह से पोटेशियम चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हमारा क्या हो गया, ऑप्शन 1 जो है, ऑब्टेन एन इन्फ्यूजन पंप फॉर द मेडिकेशन, कि हमें एनटीजी को इन्फ्यूजन देने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन्फ्यूजन पंप की क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें इस एनटीजी जो हम दे रहे हैं, तो एनटीजी को हम कैसे देंगे, इन्फ्यूजन से देंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए क्लाइंट एडमिटेड फॉर ए मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एक पेशेंट है जो किसका है, हार्ट अटैक का है, डेवलप कार्डियोजेनिक शॉक, यानी कि हार्ट अटैक का पेशेंट अब किस में चला गया है, कार्डियोजेनिक शॉक में चला गया है। एन आर्टीरियल लाइन इज इंसर्टेड, उसको क्या किया हमने, एक आर्टरी के अंदर लाइन डाली है, यानी हम कहें कि आर्टरी के अंदर हमने क्या किया, उसको कैनोला लगाया है। विच प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द हेल्थ केयर प्रोवाइडर शुड द नर्स वेरीफाई बिफोर इम्प्लीमेंटिंग। इसमें पूछा है कि एक हार्ट अटैक का पेशेंट है जिसको कार्डियोजेनिक शॉक डेवलप हुआ है, उसको हमने एक आर्टीरियल लाइन लगाई है, तो हमारे डॉक्टर ने जो ऑर्डर दिया है उस पेशेंट के लिए, तो नर्स किस ऑर्डर के लिए एक बार वेरिफिकेशन लेगी, यानी उस डॉक्टर से पूछेगी कि मेरे को ये देना है या नहीं देना, आप एक बार इसको चेक करिए। तो किस ऑर्डर के लिए नर्स वेरीफाई करेगी, तो पहला है कॉल फॉर यूरिन आउटपुट लेस देन 30 ml फॉर 2 consecutive hours, लगातार 2 घंटे में उसका यूरिन आउटपुट कितना है, 1 लेस देन 30 ml पर आवर, यानी कि हमने 1 घंटा पहले 8 से 9 चेक किया, 9 से 10 चेक किया, लेकिन उसका यूरिन आउटपुट कितना आया है, फॉर सपोज दैट 50 ml आया है, यानी कि लेस देन 30 ml पर आवर है, तो उसके लिए क्या करेगी, डॉक्टर को कॉल करेगी। सेकेंड ऑप्शन है एडमिनिस्टर मेटोप्रोलोल 5 mg, उसको आईवी पुश करेगी। प्रिपेयर ए पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर इंसर्शन, उसको क्या करेगी, पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर इंसर्शन के लिए क्या करेगी, तैयार करेगी। टाइट्रेट डोबुटामिन टू कीप सिस्टोलिक बीपी मोर देन 100 mg, या फिर हम डोबुटामिन जो है उसको क्या करेगी, टाइट्रेट करेगी, ताकि जिसकी वजह से उसका बीपी क्या रहे, 100 mm से ज़्यादा रहे। तो अब हमें डॉक्टर से किस, इन चार ऑप्शन में किस ऑप्शन के बारे में डॉक्टर से पूछना है कि हमें ये नहीं करना, या फिर हमें उससे पूछना है कि ये देना है या नहीं देना। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन की बात करें कि कॉल फॉर यूरिन आउटपुट लेस देन, हमें पता है कि एमआई वाला जो पेशेंट होता है, एमआई वाले पेशेंट का क्या होता है, और ये किस में गया है, कार्डियोजेनिक शॉक में गया है, कार्डियोजेनिक शॉक में। कार्डियोजेनिक शॉक में अगर गया तो उसका क्या होगा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुआ तो वही डिक्रीज परफ्यूजन प्रेशर, और परफ्यूजन प्रेशर डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, डिक्रीज रीनल ब्लड सप्लाई, या फिर कहेंगे रीनल की भी क्या होगी, उसका परफ्यूजन प्रेशर कम होगा, जिसकी वजह से उसका क्या होगा, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। ये बात तो हमको पता है, तो इसके लिए तो हम क्या करेंगे, डॉक्टर को कॉल नहीं करेंगे। एडमिनिस्टर मेटाप्रोलोल 5 mg, मेटाप्रोलोल जो है, मेटाप्रोलोल ये क्या है, एक बीटा ब्लॉकर है, और बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, हमारी हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं, इसलिए हम इसको किस में यूज़ करते हैं, जब कोई पेशेंट एंजाइटी का पेशेंट होता है, जिसका हार्ट रेट क्या होता है, इंक्रीज होता है, उस पेशेंट को हम क्या क्या देते हैं, बीटा ब्लॉकर ड्रग देते हैं। तो ऑलरेडी पेशेंट किसके अंदर है, हमारा कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर है। अगर पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर ऑलरेडी है तो उसका क्या होगा, हार्ट रेट डिक्रीज होगा, और जब हार्ट रेट डिक्रीज होगा तो हम उसको मेटाप्रोलोल क्यों देंगे, ये तो डॉक्टर से हमें पूछना पड़ेगा कि हम पेशेंट को मेटाप्रोलोल या बीटा ब्लॉकर क्यों दें, तो इसके लिए तो हमें एक बार डॉक्टर से वेरीफाई करना पड़ेगा। थर्ड ऑप्शन हमारा है प्रिपेयर फॉर ए पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर इंसर्शन,
अगर कार्डियोजेनिक शॉक में गया तो हमें उसको ट्रीट करने के लिए हमें पीएसी लगाना ही पड़ेगा, पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर लगाना पड़ेगा। तो ये भी ठीक है कि पेशेंट को प्रिपेयर करना है। डोब्यूटामाइन जो होता है उसके डोज को बिल्कुल टाइट्रेट करेंगे, क्योंकि अगर डोज को टाइट्रेट करेंगे तो डोब्यूटामाइन क्या होता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। हार्ट रेट इंक्रीज करता है, और क्यों कैसे करता है, ये उसकी क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो होती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करता है। और जब उसकी कॉन्ट्रैक्शन की पावर बढ़ती है तो उसकी हार्ट रेट इंक्रीज होती है, और उसकी वजह से उसका क्या होता है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है। जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा तो हम डोपामिन को तो पेशेंट के अंदर देंगे, तो ये भी हमारा सही ऑप्शन है। तो हमें किस ऑप्शन के लिए, हमें बीटा ब्लॉकर ऑप्शन नंबर 2 के लिए पेशेंट डॉक्टर से एक बार कंफर्म करना है कि हम पेशेंट को बीटा ब्लॉकर दें या ना दें। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है वो क्या होगा, एक खोटा जवाब है कि हम पेशेंट को बीटा ब्लॉकर नहीं देंगे जब पेशेंट किस में है, कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर है। जब पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में है तो पेशेंट को बीटा ब्लॉकर हमें क्या करनी होती है, अवॉइड करनी होती है, क्योंकि बीटा ब्लॉकर कार्डियक रेट या हार्ट रेट जो होती है उसको डिक्रीज करती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन 2 नंबर सही है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द नर्स हैज कंप्लीटेड एन असेसमेंट ऑन ए क्लाइंट विद डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। एक नर्स जो है वो क्या कर रही है, एक पेशेंट है जिसका कार्डियक आउटपुट डिक्रीज है, उसको असेस कर रही है। विच फाइंडिंग शुड रिसीव द हाईएस्ट प्रायोरिटी। अगर एक डिक्रीज कार्डियक आउटपुट का पेशेंट है, उसको नर्स असेस कर रही है, तो कौन सी प्रायोरिटी है जो जिसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी मानेंगे, हाईएस्ट प्रायोरिटी उसको नर्स देगी। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है बीपी 110 110/62 mmHg, एट्रियल फिब्रिलेशन है, हार्ट रेट 82 है, बायलेटरल बेसिलर क्रैकल्स है। ऑप्शन 2 है कंफ्यूजन, यूरिन आउटपुट 15 ml ओवर द लास्ट 2 आवर एंड ऑर्थोपनिया है। ऑप्शन 3 SpO2 92% ऑन 2 लीटर नेजल कैनुला, 2 लीटर नेजल कैनुला से है पेशेंट, रेस्पिरेशन 21 प्लस एडिमा प्रेजेंट है लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर, और उसको 3 दिन में 1 किलो वेट गेन हुआ है। हमारे को क्या करना है, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट वाले पेशेंट के अंदर इसको असेस करना है। अगर किसी पेशेंट का डिक्रीज कार्डियक आउटपुट है तो उसका क्या होगा, पहले तो बीपी लो होगा, बीपी डिक्रीज होगा, बीपी डिक्रीज होगा। लेकिन हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है उसमें बीपी कितना है, 110/62। अगर 110/62 है तो इसका मीन आर्टीरियल प्रेशर जो होगा वो क्या ऐसा होगा, वो ओके होगा। और अगर वो ठीक है तो मतलब क्या होगा, परफ्यूजन प्रेशर मेंटेन है, और प्रेशर मेंटेन है तो क्या होगा, ये पेशेंट को हाईएस्ट प्रायोरिटी या फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं आएगा। एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर पेशेंट है, इसको हमें ऑब्जर्व करना है, पर उसका हार्ट रेट नॉर्मल है, हार्ट रेट क्या है, नॉर्मल है। तो हमें क्या है, इसके ऊपर इसको ऑब्जर्व करना है, लेकिन ये हाईएस्ट प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि बायलैटरल बेसिलर क्रैकर्स के लिए हम उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी में नहीं रखते। सेकेंड ऑप्शन हमारा है कंफ्यूजन, यूरिन आउटपुट 15 ml ओवर द लास्ट 2 आवर। पेशेंट किसका है, कार्डियक आउटपुट का, कार्डियक आउटपुट का, तो बीपी क्या हो गया, डिक्रीज, डिक्रीज की वजह से क्या होगा, डिक्रीज परफ्यूजन प्रेशर, और परफ्यूजन प्रेशर डिक्रीज हुआ कहाँ पे, ब्रेन के अंदर और रीनल के अंदर। तो ब्रेन के अंदर जब हुआ तो उसको क्या हो गया, उसको आ रहा है कंफ्यूजन या डिजीनेस, गिडीनेस, ये सारे सिम्टम्स उसको देखने के मिलेंगे। और रीनल के अंदर परफ्यूजन प्रेशर डिक्रीज हुआ तो उसका क्या होगा, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। तो ये क्या हो गया, कंफ्यूजन, यूरिन आउटपुट डिक्रीज हुआ है 15 ml ओवर टू लास्ट 2 आवर, यानी कि 2 घंटे में इसको कितना आया है, 15 ml यूरिन आउटपुट। और ऑर्थोपनिया, ऑर्थोपनिया क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इन लाइंग पोजिशन, लाइंग पोजिशन, यानी कि अगर पेशेंट सो रहा है या सुपाइन पोजिशन में है तो उस पेशेंट को क्या होता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है। बट रिलीव व्हेन स्टैंडिंग और सुपाइन। लेकिन जब वो सुपाइन और रिलीव स्टैंडिंग कंडीशन में है तब उसको क्या होता है, इसके अंदर डिफिकल्टी फील नहीं होती। तो क्या होगा, ऑर्थोपनिया। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो किसके अंदर देखने को मिलते हैं, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, कार्डियक आउटपुट वाले पेशेंट के अंदर। जिस पेशेंट का कार्डियक आउटपुट डिक्रीज है उसके अंदर ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि उसका क्या हो गया, परफ्यूजन प्रेशर जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है। SpO2 92% ऑन 2 लीटर नेजल कैनुला। अगर 2 लीटर आप ऑक्सीजन दे रहे हो पेशेंट को और उसका पेशेंट का सैचुरेशन 92 आ रहा है तो उसका क्या है कि उसका परफ्यूजन एकदम ओके है, रेस्पिरेशन नॉर्मल है,
और 1+ ओडिमा है, 1+ एडिमा है, तो नॉर्मल फाइंडिंग्स है क्योंकि इसमें क्या है, परफ्यूजन प्रेशर एकदम ओके है। और वेट गेन हो रहा है, इसका मतलब उसको एडुकेटली परफ्यूजन है और उस पेशेंट का क्या हो रहा है, फ्लूइड जो है इंट्रावेस्कुलर एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में शिफ्ट हो गया है। तो ये भी, इसके अंदर भी परफ्यूजन प्रेशर ओके है। नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 4, इन तीनों के अंदर क्या है, एकदम परफ्यूजन प्रेशर नॉर्मल है, तो कहें कि कार्डियक आउटपुट जो है नॉर्मल है। लेकिन ऑप्शन 2 जो है, इसके अंदर पेशेंट को क्या है, परफ्यूजन प्रेशर डिक्रीज होने की, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने की वजह से परफ्यूजन प्रेशर डिक्रीज हुआ, और उसके सिम्टम्स किसमें देखने को मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर और बेस्ट आंसर। होप सो कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एन ओल्डर एडल्ट हैज चेस्ट पेन। एक ओल्डर पेशेंट है जिसको क्या है, चेस्ट पेन है और उसको एसओबी है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, डॉक्टर जो है उसको क्या प्रिस्क्राइब करता है, एनटीजी, उसको नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट देता है। व्हाट शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट क्लाइंट टू डू। जो हमारी नर्स है वो क्लाइंट को क्या इंस्ट्रक्ट करेगी, क्या करने के लिए बोलेगी। तो पहला ऑप्शन हमारा है, पुट द टेबलेट अंडर द टंग अंटिल इट एब्जॉर्ब, swallow the tablet with 120 ml of water, chew the tablet until it dissolved, place the tablet beneath the cheek gums until it disappear। पहले ऑप्शन में तो उसने बोला है कि इसको जीभ के नीचे रखे, कीप अंडर द टंग एंड अंटिल इट इज एब्जॉर्ब, कि इसको जब तक आपको जीभ के नीचे रखना है कि जब तक ये क्या नहीं हो जाए, एब्जॉर्ब नहीं हो जाए, तब तक इसको जीभ के नीचे रखना है। बिल्कुल सही बात है, उसको रखना है। स्वेलो द टेबलेट विद 120 ml ऑफ वाटर, नहीं, उसको स्वेलो नहीं करना है, क्योंकि उसका जो बेस्ट एब्जॉर्प्शन है, जो हमारी नाइट्रोग्लिसरीन है, ये क्या है, एक लिपिड सोल्यूबल ड्रग है, लिपिड सोल्यूबल ड्रग है। और लिपिड सोल्यूबल ड्रग है तो इसका क्या होगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है बहुत ज़्यादा हाई होगा। इसकी वजह से हम इसको क्या करते हैं, ओरली रूट से देते हैं, लेकिन इसको ओरली में किससे देते हैं, सबलिंगुअली देते हैं, क्योंकि यहाँ से ये क्या करता है, लिंगुअल वेन जो होती है, लिंगुअल वेन वो किसके अंदर डायरेक्ट एसवीसी सुपीरियर वेना केवा के अंदर जाती है, और यहाँ से किसके अंदर जाती है, हार्ट के अंदर चली जाती है, हाँ, और अपना क्या करती है, एक्शन या इफेक्ट शो करती है। तो ये इसको क्या करना है, हमें कभी भी इसको भाई स्टमक नहीं देना, तो इसलिए हमें इसको क्या करना है, पेशेंट को मना करना है कि इसको आपको क्या नहीं करना, स्वेलो नहीं करना है। च्यू द टैबलेट अंटिल इट इज डिजोल्व, आपको तब तक इसको चबाते रहना है जब तक ये डिजोल्व नहीं हो जाए। तो उसको डिजोल्व करके उसको पेट में नहीं भेजना, उसको इंटेस्टाइन के अंदर नहीं भेजना, क्योंकि वहां पे जाने के बाद ये किसके अंदर चली जाएगी, लीवर के अंदर, और लीवर इसको क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा, और इसका इफेक्ट शो नहीं होगा। इसका सबसे बेस्ट इफेक्ट जो शो होगा वो कब होगा, जब हम इसको कैसे देंगे, सबलिंगुअली। इसलिए जब भी एनटीजी देंगे तो एनटीजी को कैसे देंगे हम, पेशेंट को सबलिंगुअली। सबलिंगुअली रूट जो होता है सबसे बेस्ट रूट है किसके लिए, एनटीजी के लिए, क्योंकि एनटीजी क्या है, लिपिड सोल्यूबल है, और लिपिड सोल्यूबल है तो ये क्या होगी, टंग के नीचे से भी इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी, और किसके अंदर चली जाएगी, सुपीरियर वेना केवा के अंदर जाके डायरेक्ट हार्ट में चली जाएगी, और इसका क्या नहीं होगा, इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। और जब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो ये क्या होगा, ये ड्रग मैक्सिमम इफेक्ट शो करेगी। इसलिए हम इसको जब भी देंगे तो किस रूट से देंगे, सबलिंगुअली रूट से देते हैं। प्लेस द टैबलेट बिटवीन द चिक एंड गम्स अंटिल इट डिसअपियर, हमें इसको क्या करना है, बकल कैविटी में रखना है। ये कह रहा है कि बकल कैविटी में रख दो, और बकल कैविटी से इसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन इसका बेस्ट एब्जॉर्प्शन हमने बताया कि कहाँ से होगा, सबलिंगुअली। तो इसको क्या करना है, हमें बकल कैविटी के अंदर भी नहीं रखना है, क्योंकि बकल कैविटी के अंदर से भी पेशेंट क्या करेगा, उसको कहीं ना कहीं स्वेलो करेगा, या फिर ये जो इसका बेस्ट एब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें इसको क्या करना है, इससे भी नहीं देना। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1, पुट द टैबलेट अंडर द टंग अंटिल इट एब्जॉर्ब। जब तक कि टैबलेट एब्जॉर्ब नहीं हो जाती तब तक हमें इसको क्या करना है, हमारे टंग के नीचे रखना है। इसका एक फ़ायदा यह भी है कि अगर पेशेंट को सपोज दैट इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं तो पेशेंट इसको क्या कर सकता है, इजीली स्प्लिट कर सकता है। इसलिए भी इसको हम क्या करते हैं, सबलिंगुअली देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए क्लाइंट विद चेस्ट पेन इज प्रिस्क्राइब्ड इंट्रावेनस नाइट्रोग्लिसरीन। ये भी, इसमें भी हम पेशेंट को क्या कर रहे हैं, आईवी एनटीसी दे रहे हैं। तो विच असेसमेंट इज ऑफ ग्रेटेस्ट कंसर्न फॉर द नर्सिंग इनिशिएटिंग द नाइट्रोग्लिसरीन ड्रिप, कि इसमें जब पेशेंट, वो नर्स क्या कर रही है,
एनटीजी की ड्रिप जो चला रही है, तो उसके लिए सबसे ग्रेट कंसर्न क्या है, किस चीज़ का वो सबसे ज़्यादा ध्यान रखेगी। तो पहला ऑप्शन हमारा है सीरम पोटेशियम इज 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर या 3.5 मिली मोल पर लीटर। तो जब भी उसको एनटीजी देगी तब वो पोटेशियम का ध्यान रखेगी। ब्लड प्रेशर इज 88.46, 88 अबव 46 mm ऑफ एचजी, इस ब्लड प्रेशर का ध्यान रखेगी। एसटी एलिवेशन इज प्रेजेंट ऑन द ईसीजी और हार्ट रेट इज 161 बीट पर मिनट। तो हम बात करते हैं, जब भी हमने आईवी एनटीजी दिया है तो हमने ये बात की है कि आईवी एनटीजी क्या करती है, वैसोडाइलेशन का काम करती है। और वैसोडाइलेशन का काम करेगी तो ये क्या करेगी, बीपी को डिक्रीज करेगी। और बीपी डिक्रीज करके ये क्या करती है, डिक्रीज प्रीलोड, प्रीलोड को डिक्रीज करेगी, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा मायोकार्डियम, मायोकार्डियम की जो ऑक्सीजन डिमांड है, कार्डियम की ऑक्सीजन डिमांड जो है उसको क्या करती है, डिक्रीज करती है, डिक्रीज मायोकार्डियम ऑक्सीजन डिमांड। और उसकी वजह से क्या करती है, ये एंजाइना को रिलीव करती है, एंजाइना को रिलीव। और जब एंजाइना रिलीव करेगी तो इसका हमारा काम किसमें, हम किस में यूज करते हैं, एंजाइना की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है हमारी, एनटीजी या डाई आइसोसॉर्बेट नाइट्रेट। तो हमने क्या किया, वैसोडाइलेशन की वजह से इस पेशेंट को क्या हुआ, बीपी डिक्रीज हुआ है। तो हम ग्रेटेस्ट नर्स जो है, या मैं कहूँ कि एक नर्स जो है वो क्या किसके लिए कंसर्न रहेगी, डिक्रीज बीपी के लिए। तो सीरम पोटेशियम, हमने भी एक प्रीवियस क्वेश्चन में थोड़ी देर पहले बात की थी कि पोटेशियम का और नाइट्रोग्लिसरीन का कोई रोल नहीं है, इसलिए इनका कोई रोल नहीं है, तो इसको ऑप्शन, पोटेशियम को तो नर्स देखेगी ही नहीं। ब्लड प्रेशर इसका मेजर कंसर्न होगा नर्स का, कि अगर बीपी डिक्रीज हुआ तो हमें इसको क्या करना है, या तो एनटीजी को बंद करना है, या इसको परफ्यूजन, या इसको हमें मॉनिटर के थ्रू देना है, इसको मॉनिटर लगा के इसको पेशेंट को देना है, ताकि हम इसके क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते रहें। एसटी एलिवेशन इज प्रेजेंट ऑन द ईसीजी, अगर पेशेंट को एंजाइना या एमआई वाला पेशेंट जो होता है, इसीलिए तो हम उस पेशेंट को देते हैं, तो इस कंडीशन में तो पेशेंट को हम एनटीजी दे देते हैं, तो इसलिए ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। हार्ट रेट इज नॉर्मल, तो हार्ट रेट अगर नॉर्मल है तो पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे नाइट्रोग्लिसरीन हार्ट रेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं देती, इसलिए इसको भी हम नहीं देखते। तो बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या है, ब्लड प्रेशर इज 88 अबव 46 mm ऑफ एचजी। अगर इतना ब्लड प्रेशर है तो नर्स को क्या करना है, एनटीजी को स्टॉप करना है, कंप्लीटली पेशेंट के अंदर इस एनटीजी को नहीं देना है। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो होप्सो कि यहाँ तक हमारा सेशन खत्म हो गया है, और थैंक यू सो मच आपको यहाँ तक देखने के लिए। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू सो मच।